P block elements. इनकी पोजीशन पहली चीज पीरियोडिक टेबल में कहाँ होती है? From period, from group 13 to 18 इनकी पोजीशन होती है। तो जैसे मान लीजिए 13 है, फिर ये 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। 13 में जैसे आपका ये बोरॉन आ गया, फिर आपका ये कार्बन फैमिली आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन फैमिली आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगा, फ्लोरीन आएगा, और फिर ये हीलियम फैमिली आएगा। ये जो आपका इंक्लूडेड है, ये आपका पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस दिन हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। तो पी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका NS2 वाला तो कंप्लीट रहेगा, और NP1 से लेके 6 के बीच में, जैसे मान लीजिए NS2 NP1 ऐसे हो सकता है, फिर NS2 NP2 ऐसे हो सकता है, NS2 NP3 ऐसे हो सकता है, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6। मतलब इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो पी ब्लॉक में आता है, इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है आपको? बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताइए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर बोरॉन आपका किस ग्रुप में है? 5। 5 हो गया। अब आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 1s आप लिखिए। 2 1s2 2s2 2p1 हो गया। तो इसका ये लास्ट का एलिमेंट हुआ, तो 2s2 और 2p1 है, यानी ये दोनों n सेम है, तो ns2 np1 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो बोरॉन के नीचे की जितनी भी फैमिली है सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ns2 np1। आ रहा है समझ में? इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर निकालो और करो। आ रहे हैं।
हेलो हेलो, यस मैम। हाँ हुआ, कार्बन का हुआ। यस मैम, 1s2, 2s2, 2p1, 3s1। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हम फिर हम्म, 6। 6 हो गया, तो 1s2, 2s2, 2 अभी 2p1। नहीं नहीं, ऊपर का इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2 और 2 कितना हो गया? 4, है ना? 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा ना, तो 2p2। 1 3s1। कहाँ 6 तो हो गया ना, 2 तो सॉरी, 4 तो 6, है ना? कैसे हो गया? तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2s2 2p2, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ns2 np2। आ रहा है समझ में? जी। अब यहां से तुम देखो, यहां से थर्ड वाला अगर हम निकालते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? मैम 7। चलिए उसका लिखिए। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर। हेलो। हाँ, वो मैं बाहर कपड़ा सुखाने गई थी और मैं क्लास ले रही हूँ अभी। ठीक है, दवा खा लिया आपने? दवा खा लीजिएगा, ठीक है? ठीक। हाँ बेटा, इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर? यस मैम, 1s2, हाँ, 2s2, हम्म, 2p2। नहीं, पी में 6 तक आ सकते हैं ना। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, कितना होता है? 2 2, 4 7 में से 4 माइनस करिए, मैम 3। बस। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2s2 2p3। यहाँ से क्या निकल करके आया? ns2 np3। आपको समझ में आ रहा है? जी मैम। अब नाइट्रोजन फैमिली के बाद मैंने कौन सी फैमिली लिखी है? ऑक्सीजन फैमिली, है ना? ठीक है ना? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? मैम मैम 8। 8 हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 10 मिनट। 2s2, 2p। मैम 1s2, हम्म 2s2, हम्म 2p4। अब आपको समझ में आ रहा है हम क्या यस मैम। बताना चाह रहे हैं? यानी ns2 np4। तो इस तरीके से जो भी p ब्लॉक के एलिमेंट आते जाएंगे, अगर आप ध्यान से कंसिडर करो, ns2 np1, ns2 np2, तो बोरॉन फैमिली के लिए क्या हो गया? ns2 np1। कार्बन फैमिली के लिए ns2 np2, है ना? नाइट्रोजन के लिए ns2 np3। इसी तरीके से यहाँ पर ns2 np5, है ना? ये फ्लोरीन फैमिली के लिए हो जाएगा, है ना बेटा? यस मैम। फिर यस मैम। ns2 np6, ये आपका लास्ट के लिए हो गया। अब यहाँ से एक चीज हम आपको और सिखा रहे हैं। अगर हमको वैलेंसी निकालनी हो, क्या निकालनी हो? वैलेंसी। वैलेंसी वो होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी भी एटम के बाहर की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर आप बाहर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 है और ये 1 है, दोनों को प्लस करिए, कितने इलेक्ट्रॉन होगा? मैम 3। 2 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? +3। तो बोरॉन की जो वैलेंसी होती है बोरॉन फैमिली की, वो +3। इसी तरह कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4।
तो आपको पता है ना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पता है कि नहीं? नो मैम। नहीं बताते। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 + 2 मैम 5। 5। ऑक्सीजन की वैलेंसी मैम 6। 6। इस तरह से फ्लोरीन की वैलेंसी 7 8। और ये 8। ठीक है, अब आगे आपको ये चीज समझ में आगे बढ़े। यस मैम। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखाने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, आपने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, कॉन्फ़िगरेशन देख लिया सारा पी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेके 18 तक होते हैं। यहाँ लिखिए प्रॉपर्टीज। यस मैम। नंबर 1, नॉन मेटल्स and metalloids exist in p block element. So p block elements are electronegative elements. या हम कह सकते हैं they have नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर। इनमें नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर होता है। सेकेंड पॉइंट, they form anions. Third, have higher ionization enthalpy. यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, जैसे बेटा आपकी पीरियोडिक टेबल है, हमने यहाँ 2 ग्रुप पढ़े थे पहले एस ब्लॉक में पढ़े थे। पहला पढ़ा था अल्कली, दूसरा पढ़ा था अल्कलाइन, पढ़ाया था हमने आपको, यस मैम। है ना? तो ये जो होते हैं, जैसे मान लो सोडियम है, तो इसमें बाहर की तरफ मान लो 281 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये सब मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ये तुम्हारे मेटल होते हैं, इनके अंदर मेटॉलिक कैरेक्टर पाया जाता है। और पी ब्लॉक एलिमेंट इधर होते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे आ जाएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, यानी 2, 8 और 7। अगर मान लो ये क्लोरीन और ये सोडियम को हम रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके 7 इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा। तो जब भी अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में बॉन्डिंग होती है, ये जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयोनिक बॉन्डिंग। लेकिन अगर मान लो जैसे दोनों ही
दोनों ही पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। मान लो मैंने कहा ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, इसके पास भी 287 है, इसके पास भी 287 है, और ये आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग शेयरिंग कर लेते हैं। तो अगर मान लो दो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। वो कौन सी बॉन्डिंग बनाएंगे? कोवेलेंट। हो गया एक नंबर। नेक्स्ट चीज बताएं। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में एक खास बात होती है। वो खास बात ये होती है, एक मिनट, जैसे आपकी ये बोरॉन फैमिली है पूरी पूरी। बोरॉन फैमिली में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। ये पहला वाला बोरॉन फैमिली बता रहे हैं, NH2 NP1। ठीक है। इंडियम, थैलियम, ये इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक वाले में इसका ग्रुप नंबर होता है 13। कौन सा ग्रुप नंबर होता है? 13। 13। इसका ग्रुप नंबर है 13। इन सब की जो वैलेंसी आएगी वो आएगी +3। ठीक है, जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, फिर इसका 31 है, फिर इसका 49 है, फिर इसका 81 है। देखो हमने ये कैसे निकाला। पहले 5 है ना, पहले वाले में हम 8 जोड़ते हैं, तो 5 में 8 प्लस करो तो कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब 13 में फिर आप 18 प्लस करो, कितना आएगा? थर्टी वन आ रहा है? आ रहा है? यस मैम। तो 31 में फिर 18 प्लस करो, मैम 49 है ना। फिर 32 प्लस करो, 81 आ गया। तो ऐसे लाइन से प्लस करके हम अगला एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं एक फैमिली के अंदर। ठीक है, अगर हम सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबके लास्ट में यही आएगा। जैसे पहला वाला है तो लास्ट में आएगा 2s2 2p1, इसमें आएगा 3s2 3p1, इसमें आएगा 4s2 4p1। ठीक है। लेकिन एक बात बता दें, जब 2 और 3 रहता है तब तो ये रहता है, लेकिन 4 वाला जब आ जाता है तो इसका एक्सेप्शन आता है। यहाँ पे 3d ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, 3d10 4s2 4p1। जब यहाँ 5 वाला आएगा तो इसका हो जाएगा 4d10 5s2 5p1। अब ये 6 वाला है तो यहाँ fb ऑर्बिटल आ जाएगा, 4f14 5d10 6s2 6p1। तो बेटा क्या होता है, इनमें केवल s और p है, इसमें भी केवल s और p है, लेकिन इसमें तुम्हारा d ऑर्बिटल्स भी आ गया और f ऑर्बिटल्स भी आ गया। ठीक है, तो जब d और f ऑर्बिटल्स आते हैं तो इनको इनर ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल्स। हाँ, तो जिसके अंदर इनर ऑर्बिटल्स आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, वो इनकी प्रॉपर्टीज से थोड़ा अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज का जो चेंज आता है उसको कहते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
d ऑर्बिटल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ f ऑर्बिटल। इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज से एकदम अलग होती है। दूसरी बात, एक बात सोचो, अगर जैसे किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो एटम बनेगा वो बस इतना सा बनेगा, बोलो, है ना बेटा। लेकिन अगर किसी के पास 81 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटम तो खूब बड़ा बनेगा ना। तो इसका जो साइज है ये ज्यादा होगा और बोरॉन का साइज बहुत कम होगा। तो बोरॉन का रेडियस क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? रेडियस कम, और थाइलियम का रेडियस ज्यादा। आपको मेरी बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो यानी अगर हम एटॉमिक रेडियस का बात करते हैं, है ना, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, अपने मन से बताओ, समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. ऐसे हम नीचे जाएंगे, दैट मीन्स व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम। चाहे ग्रुप लिखो चाहे लिखो टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा यानी बढ़ जाएगा। आपको रीजन के साथ समझ में आ गया कि मैंने क्यों बताया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बता दिया, अब हमने आपको बता दिया एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब ये जो मैं पूरी प्रॉपर्टी आपको समझा रही थी वो कौन सी प्रॉपर्टी समझा रही थी, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब हम आपको समझाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या समझाएंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, मैंने आपको कई बार बताया, आप बता सकते हो कि फिर से बताएं? Yes, मैं बताता हूँ, just a minute. बताइए। मैं बता रही हूँ, टाइम खराब हो रहा है। एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, है ना। Yes. Energy needed to remove the electron. Yes, ma'am. अब एक बात बताओ, एक बात सुनो, एसपीडीएफ होता कैसे है, वैसे हम थोड़ा सा और क्लियर कर दें। जैसे ये मेरा एटम है, ये इसकी शेल है ना, इस शेल को एन बोलते हैं। अब ये जो एन वाली शेल होती है, जैसे कॉपी देखे हो ना, कॉपी के अंदर 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 लेयर होती है ना। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको एस बोलते हैं, फिर इसके अंदर की लेयर पी, इसके अंदर की लेयर डी, इसके अंदर की लेयर एफ। ऐसे समझ लो, मान लो एक घर है, ठीक है, गेट पे एक कमरा है, ये तुम्हारा एस हो गया, यहाँ पर एक कमरा है, ये पी हो गया, यहाँ पर एक कमरा है, डी है, यहाँ पर एक कमरा है, एफ है। अगर कोई इंसान यहाँ बैठा है, हम आवाज देंगे वो ऐसे निकल के आ जाएगा, फट से आ जाएगा। अब अगर कोई इंसान यहाँ बैठा है, हम आवाज देंगे तो वो पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, बोलो। तो अंदर जो इंसान बैठा होगा उसको बाहर निकालने के लिए पहले यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ लाना पड़ेगा, तब बाहर आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर f ऑर्बिटल में है
तो उसको निकालने में हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है उसको निकालने के लिए एनर्जी की हमको कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। तो अब एक बात बताओ, जैसे ये तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में है, ठीक है। तो ये आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें d ऑर्बिटल भी आ रहा है, f ऑर्बिटल भी आ रहा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं ये बताओ। बताइए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थैलियम की ज़्यादा है कि बोरॉन की ज़्यादा है? मैम बोरॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी। यस मैम। मैम इजीली इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे। क्योंकि इसका एक कारण ये भी है, इसका रेडियस ज़्यादा है तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, लेकिन इसका रेडियस कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली इन्वॉल्व रहता है ना। तो इसलिए बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ लिख देती हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन। देखो मैं तुम्हें सबकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दूँ, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो 801 है। इसके बाद नेक्स्ट की जो है एल्युमिनियम की 577 है, फिर गैलियम की लिखी हुई है 579, फिर इंडियम की लिखी है 558, फिर थैलियम की लिखी है 589। देखो बहुत ही अजीब सा मामला है, देखो यहाँ पर ज़्यादा है, फिर यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गई है ना, फिर यहाँ देखो कम हो गई, फिर यहाँ ज़्यादा हो गई। अजीब सा है ना, बोलो। यस मैम। अब इसको यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, इसको समझ लो। अगर तुम यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिर से, इसकी 801 है, इसकी 577 है, इसकी 579 है, इसकी 558 है, इसकी 589 है। देखो बेटा, अगर ये दोनों में sp है ना, बोलो। तो यहाँ पे कहा इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे रेडियस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर रेडियस, क्योंकि दोनों में ही sp ऑर्बिटल है ना, बोरॉन और एल्युमिनियम में। यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, वाई आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन अल्युमिनियम। ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया कि बोरॉन का एटॉमिक रेडियस इतना रहेगा, लेकिन एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस 3s तक जा रहा है। बोलो। मतलब ये देखो,
3s2 3p1, मतलब 1s2 2s2 2p1, इसका जा रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ देखो ज्यादा ऑर्बिटल हो गए ना, यहाँ पर ऑर्बिटल कम, तो इसका रेडियस ज्यादा, इसका रेडियस ज्यादा, यानी यहाँ पर जैसे मान लो ये सेंटर है, तो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जिसको निकालना है, यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका रेडियस ज्यादा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो हम उसको आसानी से निकाल लेंगे, है ना। इस इलेक्ट्रॉन को इजी टू रिमूव, दोनों में ही देखो केवल sp ऑर्बिटल है और कोई ऑर्बिटल नहीं है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कम है। जब रेडियस कम होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। जब किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उनकी दोस्ती को आप नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर इसकी आयोनाइजेशन, तो वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम, बिकॉज रेडियस ऑफ बोरॉन इज लेस, ओके, इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम, या रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज मोर। समझ में आ गया? हेलो हेलो, वॉइस ऑन करो बेटा। जा दिया। Radius of aluminum is more than boron, so ionization enthalpy of aluminum is less. हो गया? इसमें सेकेंड देखो, यहाँ पर देखो, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अब एल्युमिनियम को और गैलियम को, तो एल्युमिनियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो ज्यादा है, कम है, और इसकी ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इन द गैलियम d orbital is present, electrons are also present in d orbital, so it is not easy to remove electrons from d orbitals. ठीक है? ओके मैम। Why ionization enthalpy of gallium is more than aluminum? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि एक्सेप्शन हो गया एक तरह से सॉल्यूशन, बिकॉज इन गैलियम d orbitals are present, so more energy needed to remove electrons. So ionization enthalpy of gallium is more than aluminum. आया समझ में? यस मैम। अब जैसे यहाँ पर भी देखो, अगर 579 और 558 को कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि यहाँ देखो 31 से 49। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल देखें तो 3d10 4s2 4p1, इसका ऑर्बिटल 4d10 5s2, मतलब सेम तरह का ऑर्बिटल है ना, जैसे ये दोनों में सेम था s2p1, यहाँ पर भी देखो d10 s2p1 d10 s2p1, जब सेम तरह का ऑर्बिटल होता है, ठीक है,
तो यहाँ पर और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी और ज्यादा कम हो गई, एकदम से डाउन हो गई। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे पूछेंगे या ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, why ionization enthalpy decreases from gallium to thallium because of the presence of d orbital या because of the inert pair effect। या अगर समराइज क्वेश्चन पूछा जाए, why ionization enthalpy in boron family firstly increases then decreases, फिर वो घटती क्यों है, पहले बढ़ती है फिर घटती क्यों है? तो इसका मेन रीजन क्या होगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसे भी लिख दोगे तो आंसर सही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही सबसे मेन था, इसके बाद खत्म है। इसके बाद आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज। शुरू करें पी ब्लॉक के। एक इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं, तो हम चार्ट तुम्हें दे दे रहे हैं, तुम याद कर लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये तो ओके, मैं लिखवा रही हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोरॉन फैमिली। इसको ना थ्योरी है ना, थोड़ा याद करना पड़ता है बेटा, एसपीडीएफ। जहाँ ये खत्म हो जाएगी तो थोड़ा सा मैथमेटिकल शुरू हो जाएगा। तो लाइन से बना दे, याद कर लोगे। बोरॉन फैमिली है, बोरॉन के बाद नाइट्रोजन, बोरॉन अब ये तो समझ में आ गया होगा ना जो मैं पढ़ा रही हूँ। जी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी +3 +4 +5 +6 +7 +8। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी चाहिए होती है, याद करना पड़ेगा। अलग अलग कंपाउंड्स के साथ आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी अलग अलग होती है। यहाँ पर ये 1 है ना पी ऑर्बिटल में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1। यहाँ पर पी ऑर्बिटल में कितने हैं 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। लेकिन साथ ही साथ इसको याद करना पड़ता है -4 भी है, एक्सेप्शनल केस है। 4 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है,
ये 3 है तो +3 -3, ये 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 भी होती है ना, पढ़ते हो ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ये 6 4 2 6 के हिसाब से होता है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। ये 5 है, ये +5 हो गया, फिर इसके बाद 3 हो जाता है, ये +1 ये -1, ये जो अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है याद कर लेना। ये 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 +4 +2, देखो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, फिर ये बीच में याद कर लेना, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से अलग अलग स्टेट्स पाई जाती हैं। और ऐसा कुछ है ये बोरॉन फैमिली में। अब इसके बाद आ रहा है बोरॉन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज। शुरू करें। एक काम करें, मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, यूजेस ऑफ बोरॉन फैमिली बता दे, कल केमिकल प्रॉपर्टीज कराए तो। एज योर बेस्ट मैम। है ना, एक मिनट देखती हूँ, देखो इसमें कंपाउंड्स भी हैं बोरॉन फैमिली में। देख मैं पहले ये करा देती हूँ थोड़ा सा, अच्छा कुछ क्वेश्चन हैं। ऐसे मान लो इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of aluminum is -1.66 volt and electrode potential of thallium is +1.26 volt, ठीक है, which one is of more electropositive character, कौन इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, आई बात समझ में, नेगेटिव की वैल्यू कम होती है, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। और वो उतना ज्यादा ही रिएक्टिव होगा, मतलब वो स्टेबल नहीं होगा, वो तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, मतलब जो नेगेटिव वाला होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। यस मैम। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक। नेक्स्ट है
केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एक एक फैमिली करके तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। बोरॉन फैमिली। पी ब्लॉक बहुत टफ है बेटा। जो तुम पोर्शन पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, काफी टफ है। पहला है रिएक्शन विद एयर। एयर मतलब किस चीज से रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ, है ना। किससे रिएक्शन करेगा? कोई भी मेटल, मतलब कोई भी आपका पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो मान लीजिए ये आपका मेटल है, या हम आपको लिखते हैं पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्सीजन मतलब एयर, ठीक है। इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं अलग अलग। इसमें सबसे पहले आता है बोरॉन। बोरॉन को, अगर बोरॉन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मतलब सॉलिड फॉर्म है, अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम एमोर्फस बोरॉन लेंगे, ये बहुत ही टिपिकल सब केस है, इसमें अलग अलग याद करना पड़ेगा। इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाता है B2O3। तो यहाँ से देखो, बोरॉन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। देखो, बोरॉन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्या बना? B2O3, ठीक है। इसको बोलते हैं बोरॉन ट्राइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ बोरॉन की वैलेंसी 3 है और इसका जो नेचर होता है ये एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, बेसिक नहीं होता। इसके अलावा बोरॉन के बाद इसमें क्या आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमेशा अगर हवा में भी रखा है तो ऑक्सीजन के साथ उसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम जल्दी से रिएक्शन नहीं करता और हम लोग एल्युमिनियम की फॉइल वगैरह यूज करते हैं खाना पैक करने में। ओके, सो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाई वी यूज एल्युमिनियम फॉर पैकिंग? आंसर है बिकॉज aluminum forms a thin layer oxide which protects from further attack, ठीक है। So that's why aluminum is used for packing the food materials. Moreover, जब भी एल्युमिनियम रिएक्शन करता है तो वो एक ऑक्साइड बनाता है जिसको एल्यूमिना भी कहते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसको एल्यूमिना भी कहा जाता है एंड दिस इज वेरी यूजफुल। ये ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा यूज होती है रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। इसका नेचर भी एसिडिक होता है, ये भी एसिडिक नेचर की होती है। अब इस फैमिली में मेरे पास क्या क्या बचता है नीचे? गैलियम, अभी पढ़ा है मैंने, थैलियम, है ना, और इंडियम।
अगर ये एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो भी ऑक्साइड बनाएगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। तो जो गैलियम की ऑक्साइड बनती है इसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, मतलब वो जो ऑक्साइड होती है वो एसिड भी होती है और बेस भी होती है, बोथ। लेकिन जो थैलियम और इंडियम ऑक्साइड बनाता है इनका नेचर बेसिक होता है। तो मतलब इनकी ऑक्साइड भी अलग अलग होती है। मतलब तुम एक चीज देखो, तब से हम लोग देख रहे हैं बोरॉन और अल्युमिनियम की प्रॉपर्टी इन तीनों की प्रॉपर्टी से अलग है ना। यानी ओवरऑल अगर हम ऑक्साइड देखेंगे तो बोरॉन, ठीक है, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम, तो इन दोनों की जो ऑक्साइड बनेगी ये एसिडिक बनेगी नेचर में। इसकी ऑक्साइड एम्फोटेरिक बनेगी, इसकी ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। ठीक है, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज और भी हैं, अभी तो खत्म नहीं हो पाएंगे। चलो एक और करा देते हैं, रिएक्शन विद हेलोजन। जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करने पर ट्राई हैलाइड बनाते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, मान लो बोरॉन है, हेलोजन मतलब हेलोजन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। हेलोजन में कौन कौन से आ जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्स से ये रिएक्शन करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं, यानी BX3। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपका रिएक्शन बनेगा, हेलोजन मान लो ये X2 बनता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। जैसे अगर मान लो बोरॉन को हमने रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2BCl3। ठीक है, अगर एल्युमिनियम को रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा? 2AlCl3। गैलियम को रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ तो 2GaCl3, ऐसे बनता है ऐसे। ठीक है, तो कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट हेलोजन के साथ रिएक्शन करके ट्राई हैलाइड बनाता है। मतलब अगर मान लो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है तो X3 ऐसे करके। कुछ समझ में आ रहा है? कैसे आवाज आ रही है इस तरह से? सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड। आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में B2O3, फिर दिया है Al2O3, फिर दिया है Tl2O3। अब ये देखो, ये बोरॉन है, ये एल्युमिनियम है, तो ये दोनों कैसी ऑक्साइड है? एसिडिक, हमने बताया अभी आपको। और ये टी थैलियम हो गई, तो ये कौन सी ऑक्साइड है? बेसिक। ये आपका क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में रहते हैं आपके, इसीलिए यहाँ पर ये मैंने बताया कि ये अलग अलग हमको याद करना पड़ेगा।
नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं अभी। पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो बेटा टाइम लगेगा, अगर जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिर इसके जो कंपाउंड्स हैं बोरॉन फैमिली के, बोरॉक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड, डाइबोरेन, 3 कंपाउंड्स हैं, फिर यूजेस हैं। तो मैम अभी आप ऐसे इसमें ही पढ़ाना आ रहा हूँ। ऐसे ही पढ़ाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैम आराम से पढ़ाऊँ मैम, आप वैसे भी बेसिक कमजोर है मैम। नहीं, हर चीज एक एक करके पढ़ा रही हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ही ये पढ़ाएं। ये बढ़िया मैम जो पढ़ा रहे हो आप। अच्छा ये बताओ, तुम 10 बजे तक खाली हो जाते हो कि नहीं हो पाते हो? यस यस मैम। हो जाओ, कल 10 बजे तक यस खाली मैम। हो जाओगे? ठीक है, कल तुम्हारी क्लास यस 10 बजे कर दें?